चलिए, गुड मॉर्निंग। आपको आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। देखिए आज का ये जो टॉपिक है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो है भूगोल से है। किससे है? भूगोल से है। इससे एक क्वेश्चन पक्का है। ये जो आपका 26 दिसंबर देख रहे हैं, 26 दिसंबर को जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है, मेरे हिसाब से उसमें इसमें इसे एक क्वेश्चन आ सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर इंडिया का कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें इन सबसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके काम की चीज़ें हों बस वही पढ़ाऊँ। ज़्यादा कुछ 3-5 बताने की जरूरत मैं चेष्टा नहीं करूँगा, जिससे कि आपका टाइम भी ना बर्बाद हो और आपके काम आने वाली चीज़ें ही मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब भारत का भूगोल आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भारत के भूगोल के बारे में। सबसे पहले एक मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। करीब करीब भारत के आकार का दिखने वाला। करीब करीब भारत का मैप लग रहा है। ये पूरा 100% तो नहीं, थोड़ा ऊपर बना लूँ। जी हाँ, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ये थोड़ा नीचे बन गया है। देखो पूरा विजिबल है कैमरे में। जी हाँ, बिल्कुल विजिबल है। करीब करीब ये भारत का मैप है। जो बहुत ज़्यादा डिजाइन के चक्कर में लोग होंगे उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं डिज़ाइनदार नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक शिक्षक हूँ, तो प्रॉपर मैं नहीं बना पाऊँगा। ठीक, तो ये अब हम लोग भारत का मैप देख रहे हैं। ये भारत की एक संरचना देख रहे हैं। ठीक, आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत के जो बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, ठीक, जो तकरीबन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, भारत के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अब देखिए, इस कर्क रेखा को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ठीक, उससे भी पहले हमें समझना होगा कि दिशाएं क्या होती हैं। देखिए, जैसे कि पहले मैं ग्लोब बना देता हूँ। देखिए 360 डिग्री का एक ग्लोब है। क्या है? 360 डिग्री का एक ग्लोब है। यहाँ पे इसमें 3 काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सन की लाइट ट्रेवल करती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बीच में ही जो सन की लाइट है वो ट्रेवल करती है ज़्यादा। ठीक, इसीलिए सुनते हैं ना, उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन हो गया। तो बीचों बीच से ग्लोब में एक रेखा होकर गुजरती है, उसको बोलते हैं 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा बीचों बीच से होकर जा रही है। इसको 3 नामों से जाना जाता है। ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं 0 डिग्री। ठीक, इसी को हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में अगर हम लोग जाते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर में हम लोग जाते हैं तो कौन सी रेखा देखने को मिलती है? कर्क रेखा। ये कहाँ पे देखने को मिलती है? 23.5 डिग्री उत्तर में, यानी 23.5 डिग्री उत्तर में ये देखने को हमें मिलती है। 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर हम लोग जाते हैं, 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। ये है मकर रेखा। क्या है दोस्तों? ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। कहाँ पे? दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में हमें देखने को मिलती है मकर रेखा। तो ग्लोब पे 3 रेखाएं हमें बड़ी देखने को मिलती हैं, जिनको एक कहते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा।
कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। देखिए बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विषुवत रेखा। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा होकर गुजरती है, उसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा होकर गुजरती है, उसको बोलते हैं क्या? मकर रेखा। अब देखिए ग्लोब को भी मैं आपसे परिचय करा देता हूँ थोड़ा सा। अब ध्यान से देखिए, ये आप देख रहे हैं ये जो ग्लोब है, ये हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो हमारी पृथ्वी सीधी ना होकर ऐसे है, ऐसे 66.5 डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा पहले। अब देखिए ये 3 चीजें तो मैंने बता दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ किसके बारे में? उसके बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में, कि भैया अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तभी हम आपको समझा पाएंगे किसके बारे में? बाकी सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको फिर अच्छे से बता पाऊंगा। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, इसको ध्यान से आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए। बीचों बीच से ग्लोब में एक रेखा होकर गुजरती है, इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री में एक रेखा होकर गुजरती है, उसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा होकर गुजरती है, उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए पृथ्वी पे क्या, ग्लोब पे कुल 8 दिशाएं होती हैं। ठीक, इधर वाली जो रेखा होती है इसको ईस्ट बोलते हैं, इधर होता है वेस्ट बोलते हैं, इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बोलते हैं, इधर बोलते हैं साउथ बोलते हैं। इधर हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, इधर हो जाएगा तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, और इधर हो जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। टोटल 8 दिशाएं हमारे ग्लोब पे होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? 8 दिशाएं। इधर वाला पूरब हो जाएगा, ठीक, इधर वाला पश्चिम हो जाएगा, इधर वाला उत्तर पूरब हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा यानी कि दक्षिण पूरब हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा यानी कि नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। हिंदी में भी बता दिया मैंने, इंग्लिश में भी बता दिया। इधर क्या हो जाएगा? ईस्ट, इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट, इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, इधर क्या हो जाएगा? साउथ, इधर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इधर हो जाएगा साउथ ईस्ट, इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट, इधर हो जाएगा साउथ ईस्ट होगा इधर दोस्तों, इधर हो जाएगा साउथ ईस्ट, इधर होगा साउथ वेस्ट। टोटल 8। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, इसको आप समझना चाहें तो 1-2 बार और समझ लीजिए कि टोटल हमारे पास 8 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 8 दिशाएं हैं। याद रखिएगा कितनी दिशाएं हैं? 8 दिशाएं हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टोटल हमारे पास 8 दिशाएं हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। 8 दिशाएं। ग्लोब पे एक रेखा होकर गुजरती है बीचों बीच, उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा होकर गुजरती है, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा होकर गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। अब इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि अक्षांश और देशांतर भैया होते क्या हैं। देखिए अब ये ग्लोब गोल नहीं बनेगा, हमें पता है, लेकिन इतना हो जाएगा कि आपके काम आ जाए। ठीक, अब देखिए ये जो रेखा आप देखते हैं ना, ये इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। बीचों बीच में आप ये जो है रेखा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ठीक, इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। फिर ऐसे ऐसे जो रेखा आप देखने को मिलती है ग्लोब पे, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे ग्लोब रेखाएं हमें देखने को मिलती है ग्लोब पे। आप देखे होंगे ग्लोब, अभी मैंने आपको ग्लोब का दर्शन कराया था, तो ऐसे ऐसी रेखाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे से इसको 0 डिग्री मानते हैं, तो इधर आएंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा हमें। ठीक, 180 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम 0 में माने हैं, ठीक, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 180 इधर मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो 360 डिग्री मिलके क्या बनता है? एक ग्लोब बनता है। 360 डिग्री मिलके क्या बनता है? एक ग्लोब बनता है। क्या बनता है दोस्तों? 360 डिग्री मिलके एक ग्लोब बनता है। 360 डिग्री मिलके एक ग्लोब बनता है। ऐसे ऐसी जो ये जो रेखा है, खड़ी रेखा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ये जो खड़ी खड़ी जो रेखाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। जो खड़ी रेखा आपको देखने को मिल रही है इस ग्लोब पे, उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और इस ऐसे लेटी हुई जो रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांश रेखा। देखिए अगर मैंने यहाँ पे बीच को अगर मैंने 0 डिग्री माना है, इसको 0 डिग्री माना है यहाँ पे, तो इधर जाएंगे तो 90 अक्षांश मिल जाएंगे। ठीक, इधर जाएंगे तो 90 अक्षांश मिल जाएंगी। ठीक, इधर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? 90 अक्षांश रेखा मिल जाएगी।
इधर जाएंगे तो हमें 90 अक्षांश रेखा मिल जाएगी, ठीक। और अगर हम लोग साउथ की ओर भी जाते हैं तो 90 अक्षांश रेखा, 90 इधर, ठीक, 90 इधर, ठीक, 90 इधर और 90 उधर, तो टोटल हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो 360 होगी, ठीक। देशांतर रेखाओं की संख्या अगर पूछे तो कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 360 हो जाएगी। अगर पूछे भी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो 90 ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ 0 डिग्री मैंने माना है, ठीक, 0 डिग्री को थोड़ा गाढ़ कर देता हूँ, ठीक, यहाँ 0 डिग्री मैंने माना है, तो 0 डिग्री से नॉर्थ में जाएंगे तो 90 देशांतर रेखा, सॉरी अक्षांश रेखा, इसको जो लेटी हुई जो रेखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पे 180 होती है। अगर इंक्लूड करें 0 डिग्री को, अगर इंक्लूड करें 0 डिग्री को, अगर इंक्लूड करें 0 डिग्री तो ये +1 181 हो जाएंगे, ठीक। अगर इंक्लूड हम लोग कर लें, देखिए ये 0 डिग्री है, इधर से उत्तर में गए तो 90 अक्षांश मिले, इधर से साउथ में गए 90 अक्षांश मिले, दोनों मिलके कितना मिल गया, 180 अक्षांश रेखा हो गई, 180 अक्षांश रेखा हो गई, ठीक। अगर 0 डिग्री को भी इंक्लूड कर लें तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 181 अक्षांश रेखा हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसा पूछना चाहता है, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्क रेखा, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। उस पर मैं आऊंगा, पहले इस अक्षांश देशांतर का जो ये चक्कर है इसको अच्छे से समझ लीजिए। कई सारी बुक्स में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि देशांतर रेखाओं की संख्या, 360 डिग्री का एक गोला बनता है, याद रखिए 360 डिग्री का एक गोला बनता है। अगर हम बात करें कि ग्लोब पे हमारी ये जो है लेटी हुई जो रेखा है उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, जो खड़ी खड़ी जो रेखा है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। अगर बात करें 0 डिग्री की, अगर उसको मिला लेते हैं तो 181 है। अब हम लोग सीधा आते हैं कि भैया अक्षांश और देशांतर तो हमें पता चल गया। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक अक्षांश से, ठीक, दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी होती है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी होती है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ एक दूसरे अक्षांश पे, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे आ गया, तो इसकी यहाँ से दूरी हो जाएगी 111 पॉइंट कुछ किलोमीटर, 111 किलोमीटर याद रख लीजिए, अप्रॉक्स में 111 किलोमीटर होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 डिग्री पे हूँ, 0 डिग्री से 1 डिग्री ऊपर गया तो कितना किलोमीटर ऊपर गया मैं, 111 किलोमीटर। अगर मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री ऊपर जाता हूँ तो कितना टाइम में फर्क पड़ेगा, तो 1 डिग्री में होता है आपका 4 मिनट, ठीक, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना होता है टाइम पूछो तो 1 डिग्री में कितना, अगर 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पे जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर होगा। किलोमीटर में कितना अंतर होगा, किलोमीटर में 111 किलोमीटर का अंतर होगा, किलोमीटर में 111 किलोमीटर का अंतर होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं घूमती, ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सवेरा होता है, फिर उसके बाद कहाँ पे सवेरा होता है, धीरे धीरे बाकी के भारत के सभी राज्यों में सवेरा होता है। वैसे उगते हुए सूरज को इसीलिए जापान को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो जहाँ पे सन की लाइट सबसे पहले पड़ेगी वहाँ पे सबसे पहले सवेरा होगा, जहाँ पे लास्ट में पड़ेगी वहाँ पे लास्ट में सवेरा होगा, ठीक। इसीलिए थोड़ा बहुत अंतर देखने को हमें मिलता है बाकी सभी देशों में वेस्ट टू ईस्ट घूमने के कारण, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कारण, ठीक। आई होप आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, थोड़ा सा 1-2% समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं। तो अगर पूछे कि ग्लोब में अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 180, 0 डिग्री को मिला के 181, अगर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, ठीक। अगर पूछे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है तो ये देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी कितनी है, 360। अब इसको हम लोग थोड़ा रफ करते हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पे पहुंचने पे वही डिग्री मान लीजिए 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पे जाने पे 4 मिनट का अंतर, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी मैं आपसे करा दूंगा, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं भैया सीधा सीधा भारत पे, अपने प्यारे भारत। ग्लोब का काम पड़ेगा इसलिए मैं ग्लोब नहीं अभी हटाऊंगा, ठीक। अब देखिए ये जो भारत है, पूछेगा कि भारत की अवस्थिति बताइए ग्लोब में कहाँ है, तो आप ग्लोब में आप आराम से बता देंगे। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ग्लोब ले लेता हूँ, ठीक, ऐसे ऐसे खींच लेता हूँ, और भारत हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। भारत हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, ठीक। तो भारत हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में। तो पूछेगा भारत ग्लोब में कहाँ अवस्थित हो, तो क्या बोलेंगे आप, उत्तर पूर्व में। कहाँ पे, उत्तर पूर्व में, उत्तर
उत्तर पूर्व में भारत अवस्थित है, कहाँ पे? ग्लोब में। उत्तर पूर्व में भारत कहाँ अवस्थित है? तो ग्लोब में है। ध्यान से देखिए एक बार कि क्या नाम है, अगर मैं ये ग्लोब है मान के चलिए, तो ग्लोब में पूछेगा भारत की अवस्थिति बताइए, ग्लोब में भारत की अवस्थिति बताइए, तो कहाँ पे? थोड़ा सा उत्तर में है और थोड़ा सा पूर्व में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट या तो उत्तर पूर्व में अवस्थित है भारत। ठीक, अब भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भैया कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। ये जो मैंने ये डिजाइन बनाया है ना, जो लाइन खींची है, कर्क रेखा है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए 8 राज्य हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं इसको भी याद कर लेते हैं। गरम, छज्जे पर, तीर, मान। ग से गुजरात हो जाएगा, ठीक, र से राजस्थान हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा, ठीक, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक, और त से त्रिपुरा हो जाएगा, और म से मिजोरम हो जाएगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ग से गुजरात, र से राजस्थान, ग से गुजरात, र से राजस्थान, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा, और म से मिजोरम। अब क्वेश्चन क्या बनाएगा कि भैया कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। अगर ये 8 राज्य आपको याद रहेंगे ना, ठीक, ये 8 राज्यों के नाम आपको याद रहेंगे ना, तो आप पक्का एलिमिनेट करके आंसर दे देंगे। अगर यही राज्यों के नाम आपको याद नहीं रहेंगे तो आप एलिमिनेट करके आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये 8 के 8 नाम आपकी जुबान पे रटे होने चाहिए कि अगर क्या नाम है लेटे भी पड़े हो, बुखार भी हो 105-6 डिग्री 10 डिग्री जितना भी हो, अगर उस समय भी आपसे पूछे कि भैया अगर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप क्या बताएंगे? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी तरीके से आपको फर्राटे एकदम याद होना चाहिए। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गरम छज्जे पर 3 मान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, अब आगे आते हैं अपनी जर्नी पे। अब मैंने बता दिया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से 0 डिग्री से मैंने चलना है पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 था, तो 68 डिग्री, ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक, भारत का भौगोलिक सीमा शुरू हो जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से भारत की भौगोलिक सीमा शुरू हो जाती है। बाउंड्री टच करने लगता है, इसके भौगोलिक सीमा स्टार्ट हो जाती है। 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का पूर्वी देशांतर स्टार्ट हो जाता है। पूर्वी देशांतर स्टार्ट हो जाता है। अब चूंकि यहाँ इस तरीके से हम लोग देखते हैं ना, पूर्वी देशांतर स्टार्ट हो जाता है। जो खड़ी रेखा होती है उसको देशांतर बोलते हैं। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट में स्टार्ट हो रहा है, और जिधर की ओर ये देशांतर जाता है उधर का नाम लेते हैं। पूरब की ओर आ रहा है ना, ठीक, पूरब की ओर आ रहा है, तो 97 डिग्री, ठीक, 97 डिग्री 25 मिनट पे भारत का बॉर्डर खत्म हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पर। 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पे भारत की भौगोलिक सीमा खत्म हो जाती है। फिर दूसरा देश आ जाता है, म्यांमार वगैरह आ जाते हैं, जापान वगैरह जो भी आते हो, ठीक। तो अगर बात करें कि 68 डिग्री, अगर हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं इसको 0 डिग्री माने ना, ठीक, देशांतर को, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते गए तो 68 डिग्री पे भारत की सीमा स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक, ये ऐसे है, तो यहाँ पे 0 माना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 68 डिग्री आते ही मंतर क्या हो जाएगा? भारत स्टार्ट हो जाएगा। और 97 डिग्री 25 मिनट में भारत की पूर्वी देशांतर खत्म हो जाता है। ठीक, अब पूर्वी देशांतर खत्म हो गया, अब अक्षांश पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये पूर्वी अक्षांश है। क्या नाम है? ये उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है। अगर पूछे कि उत्तर में भारत की अवस्थिति कितने डिग्री में है, तो 37 डिग्री 6 मिनट पे। पूछे दक्षिण में भारत की अवस्थिति कितनी है, तो 8 डिग्री, ये डिग्री है, डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट पे है दक्षिण में, और 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तर में। पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिम में 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भैया पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं। पूर्वी बिंदु को कहते हैं किबिथु, किबिथु। पूर्वी बिंदु को कहा जाता है दोस्तों किबिथु। पश्चिमी बिंदु को कहा जाता है गोरमुता,
गोरमुता। ठीक, उत्तरी बिंदु को कहा जाता है इंद्राकौल, इंद्राकौल, और दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा या कन्याकुमारी कहते हैं, या फिर कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी या केप कैमोरियन के नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या केप कैमोरियन के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार शुरू करते हैं। ठीक ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। देखिए, भारत की पूर्वी दिशांतर अगर पूछे तो 97 डिग्री 25 मिनट, अगर पश्चिम में पूछे कितने डिग्री में है तो 68 डिग्री 7 मिनट, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट। पूर्वी बिंदु को कहते हैं कीर्थु, पश्चिमी बिंदु को कहते हैं गोरमुता, दक्षिणी बिंदु को कहते हैं कन्याकुमारी और उत्तरी बिंदु को कहते हैं इंद्राकौल। अब भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक, ये मैंने याद करा दिया। 5 राज्यों से मानक समय रेखा भी गुजरती है। मानक समय रेखा मतलब यहाँ पे जो टाइम होता है ना, वही हमारे पूरे भारत में टाइम चलता है, क्योंकि पूरब में बहुत जल्दी सवेरा हो जाता है। अगर यहाँ पूरब में अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सवेरा हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में 30 डिग्री का अंतर है और यहाँ से यहाँ तक में भी 30 डिग्री का अंतर है। इसलिए मैंने बताया था ना, 1 डिग्री में अगर 4 मिनट, ठीक, 1 डिग्री में अगर 4 मिनट तो ठीक है, 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट तो 10 डिग्री में कितना हो जाएगा, 40 मिनट, 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, ठीक, आप खुद ही जोड़ लीजिए ना, 15 डिग्री में हो जाएगा 20 मिनट, ठीक, 30 डिग्री में 2 घंटा, तो 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए ठीक, 5 राज्यों से मानक समय रेखा होकर गुजरते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, याद रखिए। इन 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो नैनी है, ठीक, वहां से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगर हम बात करें कि मानक समय रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा भी गुजरती है। अब देखिए, इसमें मैंने जितने क्वेश्चन बन सकते तो उतना मैंने कवर करा दिया। 1-2 क्वेश्चन और बनने के चांसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो भारत के पश्चिम में है अरब सागर, अरब सागर। भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक। अगर बात करें भारत के दक्षिण में है तो हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। अगर हम बात करें भारत के पास 2 द्वीप समूह भी हैं बड़े बड़े। भारत के पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में या हिंद महासागर में, तो क्या बोलेंगे आप कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। पूछेगा अरब सागर में कौन स्थित एक द्वीप का नाम बताइए जो मूंगा चट्टानों से बना है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। याद रख लीजिएगा, इस तरीके के भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं और बन भी सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा वो, तो इसलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा। आई होप आपको ये थोड़ा ही सही, लेकिन 1-2%, 5%, 10% समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्या नाम है, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे भारतीय प्रदेश के लिए। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल में, ठीक, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में बड़ा राजस्थान है, क्षेत्रफल में, याद रखिएगा, क्षेत्रफल में, ठीक। अगर बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या वाला राज्य हम लोग बात करेंगे, जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक। जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। क्या है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, करीब करीब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है। ये अभी बात कर रहे हैं 2011 की, ठीक। लेकिन अभी अगर आंकड़ा जारी होगा तो मेरे हिसाब से 28 तो हो ही गए होंगे मेरे हिसाब से, अगर आंकड़ा जारी होता है तो, क्योंकि अभी तो सेंसर का जनगणना का रिपोर्ट आया नहीं है, तो जब आएगा तो तब का तब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं। अगर बात करें कि अब हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं जिससे मैपिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछेगा कि भैया ये बताइए कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है गंगा,
सबसे बड़ी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। निकलती कहाँ से? गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। इसका 5 बार 4 बार नाम चेंज होता है। ये करीब करीब आपको पता होना चाहिए कि जब ये निकलती है वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से, तो इसका नाम रहता है भागीरथी। ठीक, अलकनंदा और अलकनंदा में भागीरथी में संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी का जब संगम होता है देवप्रयाग में, वहाँ से इसका नाम गंगा कहलाता है। ठीक, ये करीबन 5-6 राज्यों में होकर विसर्जित होती है, जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड हो गया। फिर उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड के बाद आपको देखने को मिल जाएगा और यूपी हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत हिस्सा आपका झारखंड वगैरह में भी जाता है। फिर उसके बाद आपको देखते हैं कि बिहार में भी जाती है। बिहार में ये सीमा का निर्माण करती है। अगर आपसे क्वेश्चन बनाना होगा बिहार में, वैसे बीपीएससी में बन सकते हैं, बीपीएसआई में नहीं बन जाएंगे। ठीक, अगर पूछे कि बिहार में इसका जल संग्रहण क्षेत्र कितना है, तो 445 किलोमीटर। अब ये 445 किलोमीटर, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की, अगर लंबाई की बात करें ना, और यहाँ से यहाँ तक की भारत की लंबाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई की, अगर चौड़ाई बात करें तो 2933 किलोमीटर है। ठीक, ये चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है भारत की। अगर लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। अगर पूछे चौड़ाई कितना है तो 2933 किलोमीटर, अगर लंबाई पूछे तो 3200, ये 32 लिखना था मुझे, 3214 किलोमीटर, ये लंबाई चौड़ाई का जो हम लोग बात करते हैं। ठीक, अगर बात करिए भारत के पास कोई ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, तो हाँ जी हाँ है, उसका नाम है बैरंग द्वीप, जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमें देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान में हमें, निकोबार में हमें ये देखने को मिलता है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से नहीं बनेंगे। अगर बात करें बीपीएसआई की, तो बीपीएससी की नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट है। अगर हम बात करने लगे एक एक राज्यों के बारे में, जैसे मान लीजिए हम केरल के बारे में बात करने लगे, एक चीज और याद कीजिए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। क्या है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी अगर बात करें तो गोदावरी है, याद रख लीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी अगर बात करें तो गोदावरी। भारत की जब बात करें तो गंगा है। और आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय क्या नाम है, राष्ट्र क्या है, पशु क्या है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, ये सभी चीज़ तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये हर एक स्टूडेंट को पता होंगे। तो ये सब फालतू की चीज़ें बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये जो है ज्योग्राफी का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बताइएगा, अगर ना भी पसंद आए तब भी बताइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बेसिकली हम लोग अपने रिवीजन के लिए पढ़ाते हैं, लाइक्स व्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।